चलिए, तो आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। एक ये क्वेश्चन है जो कि डिपेंड है ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ पे। तो रेंज को देखकर आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीन अभी नहीं शो हुई है, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, अब स्क्रीन विजिबल हो गई। यस सर। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये एक ज्वाइंट फंक्शन है, तो आपको रेंज को देखकर पहचानना है कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। चलिए बताइए। सर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट की पहचान क्या होती है बताइए। सर डिस्क्रीट में सर इंटीजर में होता है और सर कॉन्टिन्यूअस में सर फ्रैक्शन में होता है। तो इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है बताओ। इसमें सर 0 से 1 दिख रहा है, तो सर बीच में कोई भी हो सकता है। तो फिर तो आपने डिस्क्रीट क्यों कहा, आपको पता तो है। तो कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, तो आपको डेफिनेशन याद है लेकिन उसको आप पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, 0 से 1 से कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो क्या ये इंटीजर में है। नो सर। तो कंटिन्यूअस हुआ ना। यस सर। तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिए और थोड़ा देखिए क्वेश्चन को, फिर सोचिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं क्या वो मैच कर रहा है आपकी डेफिनेशन से, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, अगर हम y की लिमिट को देखें तो y की लिमिट x पे डिपेंड कर रही है। वैसे तो ये क्वेश्चन सेम 1 के हिसाब से हायर लेवल का है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चन हैं जो हम आपको करवाएंगे, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो सेम 1 में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आपने इसका नाम सुना है। यस और नो। नो सर। चलिए, तो हम आपको अभी थोड़ा सा हिंट देंगे व्हाट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें होता क्या है कि हम इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज कर लेते हैं उसी एरिया में रहते हुए जिस एरिया में हमको इंटीग्रेट करना है। आपको ये तो पता होगा कि इंटीग्रेशन करता क्या है। मान लो हमने एक फंक्शन लिया, मान लो हम ये हमारा एक फंक्शन है और हमने कहा कि इसको a से लेकर b तक इंटीग्रेट करिए। तो अगर इस फंक्शन का नाम हम fx रख दें तो fx इंटीग्रेटेड बिटवीन a टू b विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इंटीग्रेशन हमको क्या प्रोवाइड कराएगा। सर इसका पूरा एरिया सम एरिया बताएगा। तो इसमें अगर हम x की लिमिट को a से लेकर b तक करें तो हमको ये मिलेगा। इस एरिया को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, y की लिमिट ले लें यहाँ से यहाँ तक, फिर इंटीग्रेट कर दें y पे, y का फंक्शन बनाकर। यस सर। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लिमिट को बदल दें, x की बजाय y की लिमिट ले लें, लेकिन एरिया नहीं बदलना है, ये जो हिस्सा है इसको वही रखना है, इसी के अंदर हम बस लिमिट y की ले लेंगे, तो हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यानी हमने इंटीग्रेशन में क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, x की जगह पे क्या कर दिया, y ले लिया। चलो ठीक है, तो अगर हम पहली वाली लिमिट को देखें तो लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, यानी x की लिमिट 0 से 1 जा रही है। तो अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं 0 होगा और इधर कहीं 1 होगा, तो ये तो x की लिमिट हो गई 0 to 1। अब y की लिमिट कहाँ तक जा रही है, 0 से x तक। तो क्या हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो y इक्वल टू x हो। सर y इक्वल टू x की लाइन ये होगी हमारी, y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx नहीं, सिर्फ y इक्वल टू x। इधर mx टाइप हो। हाँ हाँ, y इक्वल टू x की लाइन हमारी ये हो गई। इस वाली लाइन में x हमारा कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक, यानी हमको एरिया तो मिल गया, क्योंकि हम y को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, यानी y स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, इस लाइन में कहीं से भी स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, x के नीचे रहेगा, यानी ये लाइन जो है वो इक्वल टू x की है, यानी हमारा y इसके नीचे ही रहेगा।
तो हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम x को 0 से लेकर ये x को 0 से 1 ले लें और y को क्या करने, y को ये ले लेते हैं, ये हमारी y की स्ट्रिप हो गई। तो अगर हम x को 0 से 1 लेंगे, हम दोनों लिमिट लिख रहे हैं, x को अगर 0 से 1 लेंगे तो y की लिमिट हम क्या लेंगे, तो x तो ये 0 से 1 हो गया और y की लिमिट हो गई, यहाँ पर है y 0 और अगर इस पॉइंट पर बात करें तो y कितना है x, तो y की लिमिट हो गई 0 टू x, जो आपको दी हुई है किसमें, इस वाले क्वेश्चन में। x की लिमिट तो आप समझ ही गए, ये है 0 से 1। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। चेंज करते समय जरा देखते हैं दूसरी लिमिट्स क्या आएंगी। तो अब की बार हम x की लिमिट ये लेंगे, ये वाली, और y की लिमिट 0 से 1 ले लेंगे। y कहाँ स्टार्ट हो रहा है 0 से 1, y को अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 और यहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो y की हमने फुल लिमिट ले ली, यानी हमने y को क्या कर लिया 0 टू 1 ले लिया। तो अब हमारी x की लिमिट क्या हो जाएगी, तो x स्टार्ट होगा यहाँ से और कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा। तो यहाँ पर x कितना है y और यहाँ पर x कितना है 1। तो x की लिमिट क्या हो गई y टू 1। समझ में आया आपको ये? यस सर। ठीक है, तो हम ये वाली लिमिट लेकर भी सवाल को कर सकते हैं, x 0 से 1 ले लें और y को ले लें 0 से x, या फिर हम ये वाली लिमिट ले लें। दोनों में से कोई भी लेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। अब जरा हम देखते हैं कि हम करते क्या हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है, इन्होंने सीधे सीधे पूछा है फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। मार्जिनल निकालने के पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कब होता है, पहली प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो वैल्यू कितनी है 2, यानी कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, अगर हम इसको ज्वाइंट है x y पे इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ, x और y पे इंटीग्रेशन इसका 1 होना चाहिए। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांटेंगे अकॉर्डिंग टू आवर लिमिट। तो पहला हिस्सा है वो पहली वाली लिमिट के साथ चलेगा। पहली लिमिट हमने क्या ली थी, x है 0 से 1 और y है 0 से x। तो x को लिख लेते हैं 0 से 1 और y को क्या लिखेंगे 0 से x, और fx y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और यहाँ पर आएगा dx और dy। सॉल्व करके जरा देखते हैं क्या आएगा। तो x की लिमिट को एज इट इज रखो, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो। अब अगर हम इस वाले को देखें, इस वाले इंटीग्रेशन को, तो ये इंटीग्रेशन किसका है, x का कि y का? सर ये y का। y का है, y का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर अंदर कुछ नहीं बचा है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली y आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी 0 टू x, और अभी भी बाहर dx बचा हुआ है क्योंकि अभी x का इंटीग्रेशन बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिमिट पुट कर दें तो x माइनस 0 यानी हमारे पास x बचेगा। अब अगर हम इस x को इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, x x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग गई 0 टू 1। तो रिजल्ट में क्या आएगा 1 बाई 2 माइनस 0, यानी फाइनल हमारे पास 1 आ गया। तो ये बात तो तय हो गई कि fxy एक पीडीएफ है, ज्वाइंट पीडीएफ है। क्लियर? अब जरा लिमिट को चेंज करते हैं। अब की बार हम लिमिट कौन सी वाली यूज करेंगे, ये वाली लिमिट यूज करेंगे। तो अगर हम इस लिमिट को यूज करें तो अब की बार हमारा x क्या है y से 1 तक और y क्या है 0 से 1 तक। fxy की वैल्यू 2 है, dx और dy। अब की बार आपको दिख रहा होगा कि x की लिमिट y पे डिपेंड कर रही है, यानी हम पहले कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, हम y वाला बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम x वाला सॉल्व करेंगे। तो x वाले में y टू 1 लिमिट है और 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो और इसके साथ है dy, सॉरी ये है y टू 1 x का dx। तो हम पहले इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट y में आएगा और y में रिजल्ट आएगा, इसलिए y का इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहां पर है हमारे पास d
x। चलिए देखते हैं। तो 2 और ये लिमिट है 0 to 1। अब अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर आएगा x और इस पे लिमिट कितनी लग जाएगी y to 1 और बाहर क्या बचा रहेगा dy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वैल्यू पुट कर दे लिमिट वाली तो आएगा 1 माइनस वाई। अब हम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या लग जाएगी 0 to 1 और बाहर क्या है 2। तो 0 पुट करने पर तो दोनों ही 0 बन जाएंगे, यानी केवल हमें 1 पुट करना है। तो 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1। तो आपने देखा दूसरी लिमिट लेने पर भी वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक ज्वाइंट पीडीएफ है। तो ये बात आपको दी नहीं गई थी लेकिन तब भी हमने करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ऐसे भी आता है, मान लो आपको फंक्शन एफ एक्स वाई की जगह पर के दे दिया जाए और बाकी सब कुछ सेम, एक्स की लिमिट वही है 0 से 1 और वाई की लिमिट है 0 to x और इसके अलावा दूसरी कोई लिमिट हो तो फंक्शन हो जाएगा 0। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है फाइंड के। तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको यही प्रोसेस अपनाना है। बस जहां हमने 2 रखा है वहां आपको क्या रख देना है k रख देना है। सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, हमको मार्जिनल्स निकालने हैं x और y के। तो fx अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, फंक्शन को y की रेंज पर इंटीग्रेट करना होगा हमें, ज्वाइंट फंक्शन को y की रेंज पर। ठीक है, तो चलो y की रेंज पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। y की रेंज है क्या 0 to x दिख रही है आपको, तो 0 to x ले लेते हैं। एफ एक्स वाई की वैल्यू है 2 dy। जब हम इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है, अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट लग गई 0 to x, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2x। तो हमको fx मिल गया, कितना मिला हमारा fx, हमको fx मिला 2x, जहां पर x की रेंज क्या है 0 से 1। तो मार्जिनल्स ऑफ x आ गया। अब आपको घर पे चेक करना है कि क्या ये मार्जिनल एक पीडीएफ है। चेक कर लोगे? यस सर। इंटीग्रेट करके देखना, अगर 1 आ गया तो पीडीएफ है ना। यस सर। अब हम बढ़ते हैं एफ वाई की तरफ। एफ वाई कैसे निकलता है देखते हैं। चलो एफ वाई पे आते हैं। तो जब हम एफ वाई निकालते हैं यानी वाई का मार्जिनल, तो ज्वाइंट पीडीएफ को एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की लिमिट पे इंटीग्रेट करते हैं। अब एक्स की लिमिट अगर हम 0 से 1 लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या वाई के टर्म में आएगा, यानी हमको अब की बार लिमिट बदलनी होगी। तो अब की बार हम एक्स की लिमिट कांस्टेंट नहीं लेंगे, 0 से 1 नहीं लेंगे, तो हमको दूसरी लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा। तो दूसरी लिमिट क्या है जरा देखते हैं। जब x था 0 से 1 तो y था 0 से x। अब इस वाली लिमिट पे आते हैं, इसमें y 0 से 1 हो गया जबकि x की लिमिट है y to 1। तो हमको लिमिट कौन सी लेनी पड़ेगी y to 1, एफ वाई निकालने के लिए। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर dx, तो 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा और लिमिट लग गई y to 1, यानी हमारे पास आ गया 2 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। तो क्या हमारे पास y का मार्जिनल आ गया, कितना आया 2 1 माइनस वाई। अच्छा y की लिमिट क्या लेंगे 0 से 1। तो आपको घर पे फिर चेक करना है कि क्या यह एक पीडीएफ है, चेक कर लेना। यस सर। चलो मार्जिनल्स आ गए।
अब मार्जिनल के बाद बारी है कंडीशनल की। तो कंडीशनल में अगर हमें निकालना है एफ एक्स गिवन वाई, तो एफ एक्स गिवन वाई का फार्मूला क्या होता है? एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई। एफ एक्स वाई की वैल्यू 2 है और एफ वाई हमारे पास आया है 2 1 माइनस वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया 1 माइनस वाई। अब ये 1 माइनस वाई जो आया है एफ एक्स वाई की वैल्यू 2 और एफ वाई, ये आया है एफ एक्स गिवन वाई। तो हमारा जो कंडीशनल आया है एफ एक्स गिवन वाई, इसकी वैल्यू है 1/1 माइनस वाई, जबकि हम x की रेंज क्या लेंगे? x की रेंज हम लेंगे जो y पे डिपेंड करें। तो x की रेंज हम लोग ले लेंगे y से लेकर y से 1। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम कंडीशनल निकालते हैं तो हमारी रेंज क्या होती है? डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? एफ वाई गिवन एक्स पे। इसका फार्मूला क्या होगा? एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 2x। अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो ये आ गया 1/x। तो हमने ये भी निकाल लिया। एफ वाई गिवन एक्स कितना आ रहा है? 1/x। और लिमिट क्या लेंगे? तो यहाँ पर लिमिट होगी y की, क्योंकि ये y का है, x तो कंडीशन है ना। लिमिट लेंगे 0 to 1 फिर 1। कंडीशनल में रेंज क्या होती है? x डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो x दिया होगा वहां तक रेंज आएगी। मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 1.2 है तो ये 1.2 तक जाएगा, 0.5 है तो 0.5 तक जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो रेंज क्या करती है? डिपेंड रहती है। हाँ, कंडीशनल में रेंज अगर ओरिजिनल में डिपेंड कर रही है तो डिपेंड रहेगी। ठीक है, ये बात याद रखना। हमने यहाँ पे नोट पुट कर दिया है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि अब की बार रेंज डिपेंड नहीं है, एक्स और वाई। हाँ, अभी ऊपर वाले में एक पार्ट बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या पार्ट बचा हुआ है? यहां पर एक लाइन लिखी हुई थी लास्ट में, चेक फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपने पहले पढ़ रखा है कि दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब कहे जाते हैं? जब उनका ज्वाइंट पीडीएफ उनके अलग अलग पीडीएफ के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ही तो हम कहते हैं एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट। याद है? यस सर। आपने ऊपर मार्जिनल ऑफ एक्स और मार्जिनल ऑफ वाई निकालना है, निकाल लिया है। जरा इनको मल्टीप्लाई करो तो एफ एक्स वाई 2 आ रहा है और एफ एक्स की वैल्यू 2x है और एफ वाई की वैल्यू है 2 1 माइनस वाई। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एफ एक्स वाई के बराबर मिल रहा है? एफ एक्स वाई तो 2 है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट। ठीक है, यस सर। तो तीसरा पार्ट ऐसे करते हैं, ये बात याद रखना। इसको करने का एक तरीका और है, वो हम जब सीडीएफ पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें हमारी लिमिट डिपेंड नहीं कर रही है। क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल हैविंग ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन दिस। यहां पर लिखा हुआ है 6 माइनस एक्स और माइनस वाई। अब आप पहले तो ये पहचानिए कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस। सर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर x 0 से 2 कुछ भी हो सकता है और y 2 से 4 कुछ भी हो सकता है। अगर ये ऐसे लिखता कि x की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 तो हम कहते डिस्क्रीट, है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं लिख रहा है, 0 से 2 कोई भी वैल्यू हो सकती, तो है कंटिन्यूअस। अब इसमें करना क्या क्या है?
सबसे पहला है फाइंड x लेस देन 1 और इंटरसेक्शन है y लेस देन 3। तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी x 1 से छोटा हो, इंटरसेक्शन को हम इंटरसेक्शन से भी लिख सकते हैं, कॉमा से भी लिख सकते हैं, y 3 से छोटा हो। तो जरा इंटीग्रेशन की लिमिट लगाओ, x है 1 से छोटा। अब बताओ 1 से छोटा x कहाँ तक जा सकता है? तो आप इसमें रेंज देखिए x की कहाँ तक जा सकती है? 0 तक। 0 y है 3 से छोटा, तो y 3 से छोटा कहाँ तक जा सकता है? 2 तक। बाकी अंदर क्या आएगा? एफ एक्स वाई 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स और डी वाई। तो ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। क्या मैं करूं या कर लोगे घर पे? सर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 3। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं आपको बता देता हूं। x प्लस वाई लेस देन 3 कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 3। ये हो गया x इक्वल टू 1, ये 2 और ये 3। तो अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो हमारे पास ये वाली जो लाइन होगी, ये मान लेते हैं 3 हमारा, इसको हम कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये तो जानते हो ना? यस सर। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, ये एक लाइन कैसे आई तो मैं आपको बताता हूं फिर, है ना। देखो इसमें जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोनों मिला के कितना हो गए? x प्लस वाई 3 हो गया। अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो y कितना हो गया? 1। तो फिर दोनों मिलकर 3 हो गए। यानी हमेशा इसमें ऐसा होगा कि x प्लस वाई 3 रहेगा। अगर हम 1.5 x को ले लें, 1.5 y को ले लें, तो फिर दोनों को मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये लाइन हमेशा क्या देगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि x प्लस वाई 3 से छोटे हों। 3 से छोटे का मतलब इस लाइन के नीचे, यानी हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये हो गया ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। तो हम रेंज कैसे लेंगे? बस यहां पर रेंज का ही सारा खेल है। तो इस रीजन में हम स्ट्रिप बनाएंगे और देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम फिर से लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं थोड़ा सा साफ। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की। तो इसमें एक स्ट्रिप तो ये बनेगी और एक स्ट्रिप ये बनेगी। तो पहले हम एक को रन कराएंगे और दूसरे को देखते हैं डिपेंड करा के। मान लो हमने x की लिमिट ले ली 0 से 1, सॉरी 0 से 3, 0 से 3, x की हमने पूरी रेंज ले ली। तो जब हम x की पूरी रेंज लेंगे तो y की रेंज ये हो जाएगी। अब y की रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 से, और कहाँ तक जाएगी? इस लाइन तक। तो इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी होगी? इस इक्वेशन से निकालो। सर 2। इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 3 माइनस एक्स आएगी ना। यस सर। अगर हम y यहां पर देखें तो y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है और y कहां तक जाएगा? इससे निकाल लो 3 माइनस एक्स तक। तो एक तो रेंज ये बन जाएगी और यहां पर आएगा ज्वाइंट पीडीएफ। दूसरी रेंज पे आते हैं। अब की बार हम y को फुल कर लेते हैं। y है 0 से 3, तो जब y 0 से 3 लेंगे तो y की लिमिट हो गई ये। अब x की लिमिट ये हो जाएगी। तो x की लिमिट बताओ कहां से स्टार्ट होगी? x स्टार्ट तो 0 से होगा लेकिन जाएगा कहां? इस लाइन तक। ये लाइन क्या होगी? 3 माइनस वाई। तो दोनों में से हम कोई भी फार्मूला लगा देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ध्यान आपको बस ये रखना है कि इंटीग्रेशन हम पहले उसके रिस्पेक्ट में करेंगे जो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर x में करेंगे, और यहाँ पहले इसके x में करेंगे, बाद में y का करेंगे। ठीक है? तो इंटीग्रेशन यहाँ पर पहले इसका करेंगे, फिर करेंगे इसका, जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका पहले करेंगे?
इस वाले का, और बाद में करेंगे इसका। तो इसको मैं सॉल्व करूं या कर लोगे न्यूमेरिकल प्रोसेस? सर कर लें। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रोसेस आपको कर लेना है, आंसर बताना। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाले को में हमें करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 गिवन y लेस देन 3। इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशनल की डेफिनेशन लगा दो, x लेस देन 1 इंटरसेक्शन y लेस देन 3 और डिवाइडेड बाय y प्रोबेबिलिटी y लेस लेस देन देन 3। तो x लेस देन 1 और y लेस देन 3 तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यूज कर लेना। y लेस देन 3 कैसे निकालोगे? तो y लेस देन 3 निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? fy निकालने के लिए क्या करोगे? मार्जिनल का फार्मूला लगाओगे, x की रेंज पर x के रेस्पेक्ट में ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करोगे तो fy आएगा। जब fy आएगा तब वहां से निकलेगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन 3। तो मैं fy निकलवा देता हूं, देख लो fy कैसे आएगा। तो हमारे पास जो x की रेंज है वो क्या दी हुई है हमारे पीडीएफ में, जरा देखते हैं। x की रेंज है 0 से 2, तो हम 0 से 2 इंटीग्रेट करेंगे fxy को। fxy की वैल्यू क्या है? 1/8 6 माइनस x माइनस वाई। और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ dx आ x जाएगा। के तो 1/8 कांस्टेंट है, 6 को अगर इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 6x, x को अगर इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x²/2। y भी तो x के लिए कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा yx। यस सर yx। और लिमिट क्या लगा देंगे? 0 से 2। और ये लिमिट किसकी जगह पे पुट करोगे? x की जगह पे पुट करना, याद रखना। तो 0 पे तो सारे ही 0 हो जाएंगे, सिर्फ लिमिट 2 पुट कर लेते हैं, ये हो गया 12। यहाँ पुट करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पुट करेंगे तो 2y। तो 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 8, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा fy हो गया। y की रेंज क्या लेंगे? जो ऊपर दी गई हो, क्योंकि यहाँ डिपेंड नहीं कर रही है, तो y की रेंज हम लोग ले लेंगे 2 to 4। तो यहाँ पर हमारे पास fy आ गया 5 माइनस वाई बाई 4, और y की रेंज भी आ गई 2 to 4। अब यहां से निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी y लेस देन 3। निकल आएगा? यस सर। y लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटा। अब 3 से छोटा y वहीं तक जाएगा जहां तक इसकी रेंज होगी, और फंक्शन का यूज करेंगे 5 माइनस वाई बाई 4 dy। तो ये कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पुट कर देना, ऊपर वाला ऊपर कैलकुलेट कर लेना, और इसका रिजल्ट बताना कितना आएगा। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको इसको करना नहीं आता है तो आप इसको कर नहीं पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके एग्ज़ाम के लिए आने के लायक, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिखा है 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव। ये 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं, तो क्या हम इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टेबल बना सकते हैं? एक तरफ हम x रखेंगे और एक तरफ y। जरा x की वैल्यू देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यानी x की सिर्फ 2 वैल्यू हैं, 0 और 1। 0 1। y की 0 1 0 1, यानी y की भी 2 ही वैल्यू हैं, 0 और 1। अब जो प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं उनको हम पुट कर लेते हैं। तो x 0 हो y 0 हो तो प्रोबेबिलिटी है 2/9। x 0 y 1 पे प्रोबेबिलिटी है 1/9। x 1 y 0 पर है 1/9, और दोनों 1 1 होंगे तो प्रोबेबिलिटी है 5/9। ठीक है? अगर हम यहां पर निकालें तो हमको किसका मार्जिनल मिलेगा? x का।
और अगर यहां पर निकालें तो किसका मार्जिनल मिलेगा, वाई का। वाई का। तो जरा निकाल लेते हैं, ये हो गया 3/9 और ये हो गया 6/9, इधर हो गया 3/9 और ये 6/9, यहाँ पर 1। अब ये कह रहा है एग्जामिन वेदर x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो x और y इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब हम इनके ज्वाइंट यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इनके प्रोडक्ट में ब्रेक कर पाएं, तो ही हम इनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो x की किसी एक वैल्यू के लिए अगर ऐसा होता है तो हम इंडिपेंडेंट नहीं कहते हैं, जब तक x और y की सारी वैल्यूज के लिए ऐसा ना हो जाए। तो हम पहले 0 0 उठाते हैं। तो 0 पर x की प्रोबेबिलिटी क्या है, जरा चेक करिए, 3/9। और y 0 है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/9। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3/9 इंटू 3/9, रिजल्ट क्या आएगा, 1। 1, नो सर, 1/9। 1/9। अब ये 0 0 की थी, तो क्या 0 0 की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 1/9 आ रही है। यहां x 0 है, y 0 है, यानी अगर हम देखें px = 0, y = 0, ये कितना आ रहा है, 2/9। और जबकि हमने इनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया, x = 0, y = 0, ये x 0 है, ये y 0 है, तो क्या मल्टीप्लाई करने पर ये 2/9 के बराबर आया, नो सर, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट नहीं ये है, सर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है। अब मान लो इस वाले में इस वाले में इस वाले में बराबर आ जाता, तो क्या हमको ये चेक करने की जरूरत पड़ती, बिल्कुल। जब तक हम सारे नहीं चेक कर लेंगे तब तक ये नहीं कहेंगे कि इंडिपेंडेंट हैं। हो सकता हो कि किसी एक केस में ऐसा हो भी जाए, यानी बराबर आ जाए। हमको सारे चेक करने की जरूरत है। जब सारे ऐसा हो जाएं, यानी सारे मल्टीप्लाई करने पर बराबर हो जाएं, तो आपको इसको मल्टीप्लाई इससे करना था तो ये आना चाहिए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, और अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो इंडिपेंडेंट को हम डिस्क्रीट के केस में इस तरह से निकालते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इस पे लगवाया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लिमिट डिपेंड कर रही है, और ये आपका होमवर्क है आज का। लिमिट डिपेंड कर रही है और आपको इसको घर पे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करके कर पाते हैं कि नहीं। लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस यानी 8xy, और लिमिट है 0 to x लेस आर इक्वल टू y लेस देन 1। तो ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क है आज का। अगर आपसे नहीं हुआ तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या क्या करना है इसमें, द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x एंड y फर्स्ट, यानी आपको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x एंड y निकालना है। तो अभी हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं पढ़ाया है, इसको हम CDF भी कहते हैं, तो आपको पहला पार्ट नहीं करना है। सेकेंड, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x ऑफ y, तो PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब PDF ऑफ y निकालना है, यानी PDF का यहाँ पर आपको ये निकालना है। और तीसरा वाला पार्ट एक लिमिट के थ्रू दिया है, इसको भी करना है आपको। तो ट्राई करना, होमवर्क है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस के केस में प्रोबेबिलिटी अगर हम किसी पॉइंट पे निकालें तो 0 हो जाती है, जबकि डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी पॉइंट पर ही दी होती है। जैसे डिस्क्रीट में क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी x = 1, 1/4, यानी ये पॉइंट की ही तो प्रोबेबिलिटी है, 2/4। अब जरा कंटिन्यूअस केस पे चर्चा करते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि जब कंटिन्यूअस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इन कंटिन्यूअस केस इज अ एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो यहाँ पर x की वैल्यू है a, यहाँ पर है x की वैल्यू b, और ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। तो इन कंटिन्यूअस केस प्रोबेबिलिटी इज अ एरिया। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक एरिया ही तो है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक, और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, a से लेकर b तक fx dx। अब सपोज कर लो कि ये दोनों पॉइंट हम सेम कर दें, यानी कि हम चाह रहे हैं
कि कंटिन्यूअस के केस में हम कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालें, सिर्फ ये वाली निकालें हैं, x इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी ये कितनी होगी। तो हम इसको निकाल पाएंगे क्या? तो आपको पता है एक लाइन का एरिया कितना होता है, यानी इसका मतलब है कि हम ए से स्टार्ट करें और ए पे ही खत्म कर दें। तो ये ए से स्टार्ट होगा और ए पे खत्म होगा। अब इस fx को अगर हमने इंटीग्रेट किया और मान लो हमको वैल्यू मिल गई ये, तो हम लिमिट क्या पुट करेंगे, a टू a, फिर क्या करेंगे, x की जगह पे a पुट करेंगे और यहाँ भी a पुट करेंगे, दोनों कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा, इसे 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन कंटिन्यूअस केस प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0। और अच्छा लगेगा अगर आप कहोगे प्रोबेबिलिटी की जगह पे एरिया, एरिया एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसके साथ हमको ये पता चला कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है a टू b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमने a में इक्वलिटी लगा दी, तो इक्वल का तो प्रोबेबिलिटी वैसे भी 0 है, लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। सिमिलरली मान लो हमने इक्वलिटी b में लगा दी और a को ऐसे लिख दिया, तो इक्वल की प्रोबेबिलिटी तो b की इक्वल वाली 0 ही थी, तो हम उसको लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कर लो हमने दोनों में इक्वलिटी लगा दी, तो a और b के इक्वल होने पर प्रोबेबिलिटी आएगी 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी a से भी निकलेगी लेकिन a की नहीं निकलेगी और सिर्फ b की नहीं निकलेगी। तो कंटिन्यूअस के केस में ये चारों एक जैसे होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। जबकि हम अगर डिस्क्रीट के केस में इसको लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू a और प्लस x a टू b, ये होता है डिस्क्रीट के केस में। यानी डिस्क्रीट के केस में इसकी वैल्यू ये होगी, जबकि कंटिन्यूअस के केस में इसकी वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू कंटिन्यूअस में क्या बन जाएगी, 0। तो आपको याद रखना है, इन कंटिन्यूअस केस प्रोबेबिलिटी विच इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज 0। क्लियर? यस सर। तो आज की क्लास में आपको एक होमवर्क तो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का करना है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। और कल की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेट करना CDF, यानी कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सिंपली हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, ये होता क्या है और इसको हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस केस में कैसे अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, प्लस इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें, और इसकी यूटिलिटी क्या है, यानी हम CDF को कैलकुलेट करके क्या क्या चीज़ें और कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से, इसका नोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।